जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ये जो सारे प्रश्न हैं एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का एक बुक आता है, उसी से लिया गया ये प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ये आपका काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हजामत बनाने मतलब दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है वो मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आपेक्षिक घनत्व जो द्रव का होगा वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। वहीं पर अगर देखेंगे दोस्तों तो हाइग्रोमीटर बड़ा एक टाइप है, इसलिए थोड़ा सा बताते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है वो वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता होती है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। वहीं अगर देखें दोस्तों अगला है कि फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से जो होता है वो समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से भी बताया दोस्तों कि हाइग्रो जो मीटर होगा उससे आप क्या मापेंगे, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो मोटर गाड़ी होता है दोस्तों उसके चालक के जो सामने लगा हो रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल लेंस होता है या एक लेंस होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल दर्पण यहाँ पर होगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्य होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे भी देख के आप पता लगा सकते हैं दोस्तों, दिखने से भी पता चल जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है। तो जो पानी में हवा की जो बुलबुला होती है वो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होगी वो मापी जाती है आपका हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मापक से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। सभी मापक को एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो पढ़े हुए हैं वो मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएगी। वहीं पर अगर देखें दोस्तों तो बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब की मापा जाता है बैरोमीटर से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हाइड्रोमीटर दिया हुआ दोस्तों, तो हाइड्रोमीटर से भी बताया कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी जो यंत्र है वो क्या है दोस्तों, तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की
जो तीव्रता होती है उसको मापा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जबकि आवृत्ति वगैरह हर्ट्स जो होते हैं तो सब चीज़ें के आपको मापने के लिए चीज़ें ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब भी ध्वनि की तीव्रता की बात आएगा तो आपको डेसिबल ही याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो जब दो कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, जब कोई वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच में रखी जाती है, यानी कि यहाँ पर रखी, इसके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है दोस्तों, तो उसे जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो अनंत तक होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसको आप लोग बचपन में एक बार कहते थे हम लोग कि आला लगाना आला, तो जो आला डॉक्टर लोग लगाते हैं उसी को स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जिसे हृदय की गति को सुना जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय जो दाब की माप की जाती है वो किससे माप की जाती है, तो बैरोमीटर से माप की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों से जो कृत्रिम घी जो बाजार में आपके मिलते हैं, तो कृत्रिम घी बनाने में जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा निकिल का। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो अमोनिया जो गैस होती है दोस्तों, उसे बने जो हेबर विधि के द्वारा उत्प्रेरक का मतलब अमोनियम गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लोहे का चूर्ण होगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों तो प्लेटिनम का जो चूर्ण होता है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उपयोग किया जाता है। जबकि निकिल जो होता है दोस्तों उसमें वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, और गर्म जो एल्यूमिना होता है उससे एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में प्रयोग किया जाता है। और क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है उससे क्लोरीन गैस बनाने की डिकॉन विधि में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, फोकस और ध्रुव के बीच में जब होती है तब। अगला प्रश्न है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्त का जो दाब होता है वो एस्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। नहीं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों उसको कैसे मापा जाता है, किस यंत्र से, तो एस्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है।
तो जो ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफर जो होता है दोस्तों, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है ये आपका हो जाएगा एसी वोल्ट के उपचयन एवं अपचयन करने के लिए। तो यहाँ पर आप पढ़ते होंगे दोस्तों एसी करंट और डीसी करंट। डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट हो जाए, जो बैटरी वगैरह से हम लोग डायरेक्ट करंट प्राप्त करते हैं जो सेल के माध्यम से, तो वो हो जाएगा डीसी। जो आप लोग इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हैं जो तार के माध्यम से आप लोग जो पोल खुट्टे से लाते हैं, तो हो गया आपका एसी करंट। तो यहाँ से होता है कि जिसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, जिसमें वोल्टेज को अपचयन यानी घटाने और बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का अगर देखा जाए दोस्तों किसे मापने में किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा का आंसर प्रतिरोध को मापने में, यानी कि सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर अगर ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर समझ विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक परिवर्तन हो रहा है, फिर यांत्रिक ऊर्जा से वो सीधे ध्वनि में परिवर्तित हो रहा है। तो लाउड स्पीकर में ऐसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है। तो किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि डायनेमो के माध्यम से, यानी डायनेमो के माध्यम से जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है। जो बैटरी लगा होता है यानी जो सेल लगा होता है जो मोटर गाड़ी वगैरह में दोस्तों, तो डायनेमो के द्वारा ही वो चार्ज होती है, यानी कि गति के द्वारा आप देखें तो डायनेमो करंट उत्पन्न करती है और डायरेक्ट एसी से वो डीसी में यानी आंतरिक ऊर्जा से वो देखें तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन सी ऐसी युक्ति है दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत मोटर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जो विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत के माध्यम से आप देखते होंगे मोटर चलता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा का रूप में परिवर्तन होता है, जैसे आप उसको प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, तो बहुत आसान है दोस्तों। बैटरी में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा केमिकल के माध्यम से ऊर्जा संग्रहित की जाती है, जिसको आप लोग विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तन कर उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो कहाँ किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर को। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। केवल एसी करंट में ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, डीसी करंट में प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, यानी टेलीफोन लाइन जो आप बात करते हैं दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है।
तो उसमें जो होता है वो विद्युत ऊर्जा ही प्रवाहित होती है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो सूक्ष्म सेल में अगर देखें तो आपका रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कौन सा यंत्र उच्च यानी एसी करंट को वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि एसी करंट को उपचयन अपचयन यानी कम बेसी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बस वही यहाँ पर प्रश्न है कि यंत्र के उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में यानी एसी वोल्टेज को उच्च और निम्न करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको मैं हिंट्स भी दे दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।